नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हेमा की पसंद। कहानी लिखी है आनंदी जी ने। वाचन कर रही हूँ मैं, अपर्णा रमेश। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मालती जी के यहाँ इस बार दिवाली की तैयारियां जरा पहले ही शुरू हो गई थी। पूना में महामारी फैल रही थी। पूना में कॉलेज में पढ़ रही मालती जी की बेटी कॉलेज बंद हो जाने से गांव में अपने घर आ गई थी। लड़का हो या लड़की, कॉलेज में जाने वाले बच्चों का महत्व कुछ ज्यादा बढ़ जाता है गांव में, क्योंकि बच्चे अक्सर हॉस्टल में रहते बड़े शहर में, और जब वो अपने गांव में आते हैं तो साल में 1.5-2 महीने से ज्यादा नहीं रह पाते घर में। उसमें भी करीबी रिश्तेदार उन्हें अपने घर में रहने के लिए भी बुला लेते हैं। इस वजह से उनका घर में रहना और भी कम हो जाता है। उनके साथ उठना बैठना, उनका साथ मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। करीबी लोगों का इस तरह से उनके बच्चों पर स्नेह जताना भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन बच्चों का साथ कुछ समय के लिए और कम हो जाता है। ये बात सोचकर तो माँ बाप को खिन्नता आती ही है। बच्चों के छुट्टी में आने पर उन्हें उनकी पसंद की चीजें बना के उन्हें खिलाने का चाव माताओं को रहता ही है। उनके मित्रों, उनके परिचितों को अपने घर बुलाया जाए, उनके आगत स्वागत के साथ ही बच्चों को भी खुश किया जाए। अपने बच्चों को साथ लेकर अपने परिचितों के यहाँ जाए, आसपास कहीं घूमकर आया जाए, उनके पसंद का कोई कपड़ा वपड़ा उनके लिए खरीदा जाए। ऐसी एक दो नहीं, कितनी ही बातें रहती हैं माँ बाप के मन में, जो वो चाहते कि उनके बच्चे जब 1.5-2 महीने के लिए घर पे आए तो वो करे। मालती जी भी ऐसा ही सोचती थी। जब से उनकी बेटी हेमा कॉलेज से छुट्टी मिलने के बाद गांव में आई थी, तब से वो रोज कुछ न कुछ नया बनाकर उसे खिला रही थी। रोज कुछ न कुछ नया कार्यक्रम तय किया जा रहा था, कहीं घूमने फिरने का, किसी के यहाँ जाने का, किसी को बुलाने का। आज सुबह जल्दी उठकर उन्होंने मटर की कचौड़ियाँ बना के रख दी थी और अब वह बैठक कमरे को सजाने में लगी हुई थी। उन्होंने दीवार पर लगी तस्वीरों को खूब अच्छे से साफ कर दिया था और अब सेंटर टेबल के कवर को बदल रही थी। उनकी व्यस्तता को देखकर उनकी छोटी बेटी ने पूछा, माँ, आज क्या है, दिवाली है क्या? वो हंसते हुए बोली, हाँ, दिवाली ही है। अब 4 ही दिन तो बचे हैं दिवाली में। हाँ, पर 4 दिन है ना दिवाली में। तुम तो टेबल क्लॉथ आज ही बदल रही हो, मैला ना हो जाएगा? अरे हाँ, दिवाली तो 4 दिन के बाद है, लेकिन आज अपने यहाँ मेहमान आने वाले हैं। थोड़ी देर में मैं फिर से रसोई में व्यस्त हो जाऊंगी, तो मुझे बैठक हॉल सजाने के लिए समय नहीं मिलेगा। मेहमान आने वाले हैं? कौन? क्यों आने वाले हैं? अच्छा, मटर की कचौड़ियाँ खाने के लिए? छोटी बेटी ने हंसते हुए ताली बजाई। मालती जी हंस पड़ी। हाँ, मटर के कचौड़ियाँ तो खाएंगे ही सही, लेकिन तुम्हारी दीदी को देखने आने वाले हैं। कौन आने वाला है दीदी को देखने? छुटकी ने पूछा। अरे, वो भोपाल में वो वसंत अंकल है ना, तू जानती तो है, उनका बेटा अमोल, वो आने वाला है तेरी दीदी को देखने। अच्छा माँ, क्या दीदी की शादी हो जाएगी उनके साथ? हाँ। घर के अंदर दाखिल होते होते हेमा ने माँ और बेटी के बीच का यह संभाषण सुन लिया तो उसका गुस्से का पारा चढ़ गया। माँ की बात पूरी होने से पहले ही वो बोली, ये क्या माँ, कुछ भी बता रही हो उसको? अरे कुछ भी क्या बेटी, आज ही वीणा जी का फोन आया है। अमोल आने वाला है, आज ही आने वाला होगा। मेरे साथ उसके नाम का संबंध जोड़ के उसे चाहे जो मत बताओ माँ। मालती जी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्यों, क्या हो गया, उसे बताया तो? कुछ दिनों में तो सारे समाज को मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो रही है। माँ, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, मैं जब छोटी थी तब मजाक में ये सब बोलते थे, मुझे नहीं समझ में आता था तब, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अमोल आने वाला है, और अगर ये सब देखने दिखाने का चक्कर है तो मैं अपने सहेली के यहाँ चली जाऊंगी 4 दिन। मालती जी ने अपनी लड़की की तरफ घूर कर देखा। हेमा का चेहरा तमतमाया हुआ था और उसके दृढ़ निश्चय की छाप भी दिखाई दे रही थी। मालती जी नरमाई से बोली, लेकिन तुम्हें इतना चिढ़ने के लिए क्या हो गया है माँ? अमोल कैसा है ये तो तुम्हें मालूम है, तुम बचपन से जानती हो उसे। उसकी माँ बीए पास है, पिता एमए पास है, ये लड़का खुद भी एमए पास है, और अब वो लंदन जाने वाला है। जाने वाला होगा माँ, लेकिन कहकर मेरा चैन और सुकून मत छीनो तुम। वो लोग अच्छे हैं, मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है।
बेटी के आगे बहस करके वे जीत नहीं पाएंगी, ये मालती जी जानती थी। वे पीछे हटते हुए बोली, सच ही कहा है, लड़कियां कॉलेज में जाकर आदमियों से बराबरी करने लगती हैं, आदमियों के समान ही अपने से बड़े बूढ़ों का लिहाज नहीं करती और उन्हें तड़ातड़ उल्टे जवाब देने लगती हैं। माँ की बात सुनकर हेमा थोड़ी नरम पड़ी। माँ, तुमने इसके पहले कभी देखा है कि मैं तुमसे कभी जबान लड़ाई है? अरे आज ही की बात देख लेना, कैसे जवाब दे रही तू मुझे। बरसों पुरानी बात जो हम लोग तय कर चुके हैं तुम्हारे और अमोल के बारे में, तुम उसी बात को मिटाने पर तुली हो। ऐसा सब कुछ बोलते हुए तुमने थोड़ा भी मेरे मन की परवाह की है? लेकिन माँ, तुम चाहे जो बोलने लगो तो फिर? चाहे जो कैसे? अरे किसी न किसी दिन तो शादी करनी ही है, हर लड़की को करनी ही पड़ती है। तो फिर उम्र में, पढ़ाई में, संपत्ति में और खानदान से ऊंचे कुल का लड़का, उसमें क्या कमी है? अमोल को तुम देख तो चुकी हो, कई बार उससे मिल भी चुकी हो। हर तरह से अमोल तुम्हारे लिए एकदम सुयोग्य वर है, फिर भी तुम क्यों चिड़चिड़ा रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेमा ने कोई जवाब न दिया। मालती जी ने सोचा कि उनकी समझाइश का हेमा के ऊपर अच्छा असर पड़ रहा है। उसे सोच में पड़े हुए देखकर वे फिर बोली, अमोल हर तरह से सुयोग्य वर है तुम्हारे लिए। वह स्वभाव से भी बहुत अच्छा है, दिखने में तो अच्छा है ही सही, और उसके माता पिता भी कितने अच्छे लोग हैं। बार बार वही बात क्यों दोहरा रही हो माँ? जानती हूँ मैं सब। जब तुम जानती हो तो फिर ये सब क्यों? कितने भले लोग हैं और हमारे ऊपर उनके कितने एहसान भी हैं, और बरसों से हम लोग करीबी भी रहे हैं। एहसान कैसा माँ उनका? बताती हो ना। तू पैदा भी नहीं हुई थी हेमा, उस समय तेरे पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 1 महीने तो कंपनी ने उनको वेतन दिया, लेकिन उसके बाद में ये लगभग साल भर घर में ही बीमार पड़े रहे। साल भर इन्हें कोई वेतन नहीं मिला। उस समय अमोल के पिता ने जो सहायता की, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। एक तरह से तेरे पिताजी की जिंदगी ही उन्होंने बचाई है। अच्छा, तो उस एहसान को चुकाया जा रहा है मुझसे उसकी शादी करवा के? तब तो मेरी बलि देने का तुम्हें पूरा अधिकार है माँ। हेमा, हेमा, इस तरह से बिल्कुल सिरे की बात मत करो। कम से कम वैसे भले आदमी के बारे में तो भी तुम कम से कम इस तरह की बात ना करो। पर माँ, तुम भी ये सब क्यों कर रही हो? वे सब अच्छे हैं, बहुत भले हैं, मैं तो मानती हूँ। लेकिन लेकिन मुझे अमोल से विवाह नहीं करना है। तुम्हारा आपस में बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत अच्छे संबंध है। तब भी तुम्हारे उन पुराने संबंध को बनाए रखने के लिए क्या मेरी और अमोल की शादी जरूरी है? उनके एहसान को चुकता करने के लिए ये शादी करवा रही हो तो बिल्कुल गलत है। अगर तुम लोगों के आपस में स्नेह, अपनापन, निस्वार्थ है तो वो हमेशा बना ही रहेगा। उसमें मेरी बलि देने की क्या जरूरत है माँ? मेरी अपनी भी तो कुछ पसंद नापसंद हो सकती है। क्या मेरी इच्छा और अनिच्छा का कोई भी महत्व नहीं है माँ तुम्हारे लिए? मालती जी ने उसकी तरफ कठोरता से देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब माँ, हेमा ने अटकते हुए कहा, माँ, मेरी शादी तय हो चुकी है। क्या? मालती जी स्तंभित रह गई। आगे कुछ बोलना उन्हें सूझ नहीं रहा था। उन्हें थोड़ा क्रोध भी आ गया, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा, अगर क्रोधावेश में कुछ ऊंची नीची बात उनके मुंह से निकल गई तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। सोच के वे अपना मुंह सी कर रह गई। एक पल के अंदर ही उनकी आंखों से पुराना एक प्रसंग चलचित्र के समान दौड़ गया। वह प्रसंग था अमोल के माता पिता का प्रेम विवाह। उन दोनों के घर से ही उनके विवाह को सम्मति न थी। इसके अलावा दोनों की पढ़ाई अभी अभी पूरी हुई थी, इसलिए उनके पास में पैसा भी नहीं था। उनके विवाह और विवाह के बाद की कुछ जिम्मेदारियों को संभालने के लिए हेमा के पिता ने मालती जी के कुछ गहने बेचकर कुछ पैसा उनको दिया था। विवाह के समय मालती जी और उनके पति ही उनके खासम खास लोग थे। मालती जी को देखते ही अमोल की माँ वीणा जी तुरंत उठकर उनके पास आई। उनके चरण स्पर्श करती हुई बड़े स्नेह से अपने पास बिठाकर काफ़ी बातें की, और बातों ही बातों में उन्होंने मालती जी के गहने बेचकर उन्हें जो उन्होंने धन दिया था उस बात का एहसान भी उन्होंने जता दिया। वीणा जी बोली थी, आपने आर्थिक मदद की, इसलिए हम लोग अभी विवाह कर पा रहे हैं,
वरना हम लोग 6 माह तक विवाह की सोच भी न सकते थे। बारात जब घर पे पहुंची तो दरवाजा रोककर ननंद का रोल निभाया था मालती जी ने। अमोल के पिता ने हंसते हुए कहा, भाभी जी ये क्या, आप तो हमारी तरफ से है ना, आप तो हमारी भाभी जी हैं। मालती जी ने हंसते हुए कहा, अरे हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग कम है ना, अब मैं ननंद का रोल निभा रही हूँ, भाभी नहीं हूँ। अमोल के पिता ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, दरवाजे से हटो, हमें अंदर तो आने दो। मालती जी ने हंसते हुए कहा, आप अपनी बेटी मुझे देने का कबूल करोगे तभी मैं रास्ता छोड़ूंगी। अमोल के पिता ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो तुम लड़की देने का कबूल कर लो। तब मालती जी हंसकर बोली थी, इतने अच्छे घर में अगर मुझे लड़की होती तो मैं ज़रूर दे देती, लेकिन अभी है ही नहीं। लेकिन चलो कभी आगे हो गई तो मैं देने का कबूल करती हूँ, और तुम्हारे यहाँ लड़की हो गई तो मैं लेने का कबूल करती हूँ। ये कहते हुए मालती जी ने रास्ता छोड़ दिया। वीणा जी ने हंसते हुए कहा, देखो हाँ ननंद जी, समय आने पर भूल न जाना कि आपने लड़की देने का वचन दिया है। ये बात 24 साल पुरानी थी। शीघ्र ही अमोल का जन्म हुआ था और उसके 3-4 साल बाद हेमा का भी जन्म हुआ था। अपने काम धंधे की वजह से दोनों परिवार अलग अलग शहरों में रहते थे। इसके बावजूद उन दोनों परिवारों में अपनापन और स्नेह बढ़ता ही जा रहा था। उसी अपनेपन और स्नेह को निरंतर बनाए रखने के लिए मजाक मजाक में लिया दिया गया वचन निभा लिया जाए, इस अपनेपन को एक नाते रिश्ते में बदल दिया जाए, ये दोनों ही परिवारों की दिली इच्छा थी। दोनों परिवारों में बातचीत भी इसी संदर्भ के साथ होती थी। अभी कुछ दिनों पहले तक दोनों ही परिवारों में अमोल को जमाई जी कहकर पुकारा जाता था और हेमा को वे लोग बहुरानी कहकर पुकारते थे। पिछले 2 सालों में जरूर दोनों परिवारों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। क्या इन 2 सालों में इतना बड़ा बदलाव आ गया हेमा में? शाम को पतिदेव के आने पर मालती जी ने सारी बात उन्हें बताई। सारी बात सुनने के बाद में वे भी पसोपेश में पड़ गए। कुछ समय पूर्व ही अमोल के पिता का पत्र उनके पास आया था, जिसमें उन्होंने विस्तार से लिखा था कि अमोल ग्रेजुएट हो चुका है और आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन जाना चाहता है, लेकिन उसके पहले वे चाहते थे कि हेमा से पूछकर इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। विवाह करके ही इन दोनों को लंदन भेजा जाए। इस बारे में उन्होंने इनकी राय मांगी थी। इसी सिलसिले में वे अमोल को यहाँ भेजने वाले थे। उन्होंने ये भी कहा था कि बातें अगर अच्छी तरह से आगे चली तो दिवाली में 2-3 दिन वे लोग इनके यहाँ आकर रुकेंगे और बाकी चीज़ें फाइनल कर ली जाएंगी। माता पिता पसोपेश में पड़ गए कि इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बड़ी लड़की, उसको किसी तरह से जबरदस्ती करके भी किस तरह से अपने बस में किया जाए और अपनी बात मनवाई जाए। ज़्यादा कुछ कहने पर अगर वह अपने कहे अनुसार अपनी सहेली के यहाँ निकल गई तो, या हो सकता है कि अमोल के आने पर वो उसके साथ अच्छी तरह से पेश भी ना आए। इससे तो अच्छा है कि शांति से जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। ये सोचकर उन दोनों ने हेमा से आगे कुछ भी नहीं कहा। तय किए अनुसार अगले दिन अमोल आ गया। मालती जी को आशंका थी, उसके विपरीत हेमा अमोल के साथ में बहुत अच्छी तरह से पेश आ रही थी। ये देखकर माता पिता ने राहत की सांस ली। अगले दिन अमोल हेमा की छोटी बहन के साथ बैठकर कुछ खेल रहा था। उस समय हेमा के पिताजी किसी काम से बाहर निकल गए। उसके कुछ समय के बाद में मालती जी भी, थोड़ी देर बाहर होके आती हूँ, तुम दोनों अपना चाय निपटा लेना, ये कह के वो बाहर निकल गई। जाते हुए वे अपने साथ में छुटकी को भी ले गई। अब घर में हेमा और अमोल दोनों ही रह गए। चाय पीते हुए दोनों के बीच में चुप्पी पसरी रही। उसके बाद में हेमा अपने कमरे में चली गई। अमोल ने सोचा कि किस तरह से इस चुप्पी को तोड़ा जाए। आखिर उसने हेमा को आवाज दी, हेमा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेमा चौंक गई। फिर उसने संभलते हुए कहा, हाँ हाँ अमोल, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, आओ बैठो। अमोल को उसने कमरे के अंदर एक कुर्सी थी उस तरफ इशारा करते हुए कहा। अमोल उस कुर्सी पे बैठ गया। शुरुआत में हेमा के स्वर में थोड़ी कटुता थी, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की आपसी बातचीत में मधुरता घुलती गई। शाम हुई। उस समय तक माता पिता दोनों लौट आए। दोनों को ये देखकर खुशी हुई कि दोपहर में तो ये दोनों अपने अपने रूम में बैठे हुए थे,
लेकिन अब इस समय दोनों ही हॉल में बैठकर कैरम खेल रहे थे। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ अर्थपूर्ण नजरों से देखा कि हम दोनों ने हेमा को कुछ भी ऊंच नीच ज्यादा समझा ही नहीं और उसे किसी भी तरह से जबरदस्ती नहीं की। यह अच्छा ही किया। हेमा के पिता ने अमोल के पिता को फोन करके इस घटना की भी जानकारी दी और दीपावली में आने के लिए आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया। इनके कहे अनुसार अमोल के माता पिता दिवाली के दूसरे दिन 2 दिन रहने के उद्देश्य से इनके यहाँ आ गए। आज भाई दूज का दिन था। हेमा और अमोल बाहर घूमने के लिए गए थे। इधर दोनों के माता पिता अगले सारे कार्यक्रमों के बारे में बातचीत कर रहे थे। चारों इस बात को देखकर खुश थे। अमोल के पिता बोले, अरे हमारे यहाँ अमोल ने भी ये कह दिया था कि वो शादी नहीं करेगा क्योंकि उसने अपना विवाह अब कोई शारदा नाम की लड़की से तय कर लिया है। वो लड़की अब पूना के किसी कॉलेज में पढ़ती है। हम लोग तो ये बात सुनकर डर ही गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि अमोल आपके घर आ गया और हेमा और अमोल ने आपस में सब कुछ सही कर लिया। आपकी हेमा वाकई बड़ी होशियार है। मालती जी हंसते हुए बोली, अरे हमारे यहाँ भी वही तरीका था हेमा का, शादी नहीं करना कह रही थी। फिर जोर देने पर पूछा तो बता रही थी कि किसी और लड़के पर उसका मन आया हुआ है। उसी समय अमोल और हेमा हंसते बतियाते घर के अंदर प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर दोनों दंपतियों के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट खेल गई। अचानक ही हेमा ने क्या कुछ सोचा और अंदर जाकर वह चौकी ले आई। फिर एक थाल में दीपक, रोली, अक्षत और मिठाई सजा कर ले आई। फिर अमोल की तरफ देखते हुए बोली, अमोल भैया आइए बैठिए इस चौकी पे, आज मैं तुम्हारी आरती करूंगी। उसके कहते ही अमोल तुरंत ही आके चौकी पर बैठ गया। उसकी आरती उतार कर हेमा ने कहा, अमोल भैया अब जल्दी मेरे लिए भाभी लाओ। हाँ। इस सारे नाटक को वीणा जी, मालती जी और दोनों के पति स्तिमित होकर देख रहे थे। हेमा ने हंसते हुए उनकी तरफ देखा। माँ, आंटी, अंकल जी, आप बिल्कुल भी आश्चर्य में नहीं पड़ी है। अमोल ने बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। शारदा मेरी क्लास में ही है, मेरे साथ ही पढ़ती है पूना में। अमोल ने भी हंसते हुए कहा, और तुम्हारी पसंद भी तो कितनी बढ़िया है हेमा। मैं आनंद को पहचानता हूँ, मेरे कॉलेज में था पहले वो। दोनों की बात सुनकर दोनों के माता पिता कुछ समय तो अवाक से उन दोनों की तरफ देखते रह गए। फिर अचानक हंस पड़े क्योंकि यह गुत्थी जिसे वे लोग न सुलझा पाए थे, इन दोनों ने बड़े मजे से सुलझा ली थी, और वह भी बगैर किसी के दिल को दुखाए। हेमा और अमोल दोनों ही खिड़की से बाहर चमकते हुए दूज के चांद को बड़े प्यार से निहार रहे थे। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या बच्चों के मन की थाह लिए बिना उनके विवाह कर देना उचित है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।